रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 70। शाम का समय, हॉलीडे इन होटल। शाम होते ही श्याम जी और माया जी दोनों घर जाने के लिए तैयार हो गए। श्याम जी ने राशि को कॉल किया ये पूछने के लिए वह होटल कब आएगी। राशि ने उन्हें बता दिया कि वह 1 घंटे में होटल पहुंच जाएगी। जो सुन श्याम जी अपनी बेटी को प्यार से बोले, शगुन अब हम लोग जा रहे हैं। जब तक राशि नहीं आ जाती तब तक तुम कमरे में ही रहना। कुछ ज़रूरत पड़े तो इन्हें मतलब तेजा को कह देना और अपनी बहन का ख्याल रखना। अब हम चलते हैं, जैसे वक्त मिलेगा फिर आ जाएंगे तुमसे मिलने। माया जी ने भी यही कहा। जो सुन शगुन दोनों के पैर छू के आशीर्वाद लिए। तेजा आज भी वे दोनों होटल से बाहर निकल कर और कैब बुक कर दिया। श्याम जी और माया जी दोनों बैठ के घर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि रात होने से पहले उन्हें घर पहुंचना था, ताकि किसी को कोई शक ना हो, नहीं तो पड़ोसिया पूछ पूछ कर सिर में दर्द कर देंगे। उनके जाते ही शगुन अपने कमरे में बेड पर लेट गई और मोबाइल ले कल के सब फोटो देखने लगी। उसके ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे के बाद राशि होटल पहुंची। शगुन तुरंत उससे बोली कि उसे भूख लगा है। जो देख राशि उसके पास कैफेटेरिया में आई और दोनों स्नैक्स खाया। तेजा नीचे ही खड़ा था। उसने खाने से मना कर दिया, उसे भूख नहीं लगा था। दोनों बहनें खाने के बाद अपने कमरे में आ गई। शगुन राशि को माँ बाबा के बारे में बताने लगी। शगुन ने राशि को जॉब के बारे में पूछी, यहाँ तक कि उसने ये भी पूछा कि राशि को कोई लड़का पसंद भी है या नहीं। जो सुन राशि मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, तेरे लाइफ में अथर्वा आया है? अभी तक मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं आया, तो फिलहाल मैं तो अभी सिंगल ही हूँ। इतना बोल राशि हंसने लगी। जो सुन शगुन भी खुद को हंसने से रोक न सकी। ऐसे वे दोनों टाइम बिताने लगी और देखते देखते 8:10 हो गया। तेजा उनके कमरे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाया तो राशि ने दरवाज़ा खोली। तेजा उन्हें खाना खाने के लिए कहा। वे तीनों कैफेटेरिया में गए और खाना खा लिए। आज रात में अथर्वा और शगुन की बातें नहीं हुआ, क्योंकि अथर्वा आज घर लेट आया और उसे पता था कि शगुन सो गई होगी, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी, रात का समय। एक बड़े से काल कोठरी जैसा बड़े से हॉल में वही टैटू वाला आदमी बैठा था और उसका गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो डरते घबराते हुए बोला, बॉस, इन 3 दिनों से अथर्वा अडानी का बॉडीगार्ड दिखाई नहीं दे रहा। उसके साथ अभी एंटोनियो रह रहा है। और ये बात तुम्हें कैसे पता? टैटू वाला आदमी उसी अंदाज में बोला। जो सुन उसका गार्ड बोला, बॉस, हमारा एक आदमी उसके कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजा था और उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा बताकर कह दिया, पर हमारा खबरी 2 दिन लगातार इंटरव्यू के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक वहीं बैठा रहता था और उसने अपनी आंखों से देखा है कि अथर्व जब कंपनी में एंटर हुआ तो उसके पीछे एंटोनियो था और यह बात पक्की है। टैटू वाला आदमी बोला, तो तुम्हें क्या लगता है वह मर गया होगा या अथर्व ने उसे अपनी जॉब से निकाल दिया? ये सुन गार्ड बोला, बॉस, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अचानक से बॉडीगार्ड चेंज करना कुछ ठीक नहीं लग रहा। टैटू वाला आदमी इतना सुन भड़क गया और वह चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग आखिरकार कर क्या रहे हो? एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हो? कभी कहते हो कि एंटोनियो किसी लड़की और किसी औरत के साथ घूम रहा है, तो कभी कहते हो कि कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी, वगैरह वगैरह। ये सब सुनकर मैं पक गया हूँ। तुम लोगों के पास कोई ढंग का इन्फॉर्मेशन है या सिर्फ मेरे पैसों पे खा कर जी रहे हो? और मूर्ख हूँ जो तुम लोग गेंडे की तरह खिला के पाल रहा हूँ। यह सुन गार्ड अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। वह डर के मारे काँप रहा था कि उतने में एक हॉट लड़की उसके पास आई और टैटू वाले आदमी का हाथ पकड़ अपने कमर पर रखते हुए बोली, बेबी, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो और तुम्हारे गुस्से से सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। उस अथर्व अडानी का
कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उस लड़की का इतना कहना कि टैटू वाला आदमी एकदम शांत हो गया। वह लड़की इतना बोल गार्ड की तरफ देखी और अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोली, तो बताओ क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो? जो सुन गार्ड अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए बोला, मैम, इन दिनों एंटोनियो अथर्व अडानी के साथ रह रहा है। उसका बॉडीगार्ड नहीं दिखाई दे रहा और दूसरी बात उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट करके रखा है कि कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। उसके घर के बाहर इतने गार्ड्स खड़े हैं और सभी के हाथों में गन भी है। अथर्व अडानी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह इतना पावरफुल है कि उसके विला पर एक मक्खी भी उड़े तो वह उस पर भी शक करेंगे। उसकी विला के यहाँ से बार बार गुजरना उसके गार्ड्स को शक हो जाएगा, क्योंकि उनकी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और वे लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं। और मैं ट्रैवल्स की गाड़ी लेकर दिन में एक बार राउंड लगाता हूँ, जिससे मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन मिला है। उसने सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दिया है कि उसकी विला से कंपनी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा और जो कुछ मिला है वह बड़ी मुश्किल से मिला है। गार्ड बोल ही रहा था कि टैटू वाला आदमी अपना गन निकाल कर उस पर पॉइंट करते हुए बोला, देखा तुमने, ये किस तरह से मेरे सामने उस अथर्व अडानी का पावर बता रहा है ताकि मैं कमज़ोर हो जाऊं। इन जाहिलों को मैं मुफ्त में खिलाकर पाल रहा हूं, अब इसे मरना ही होगा। टैटू वाला आदमी इतना ही बोला होगा कि वह लड़की उसके हाथ को पकड़ नीचे करते हुए शांत आवाज़ में उसे समझाते हुए बोली, बेबी, तुम गुस्से में ना सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। अगर तुमने इसे मार दिया तो हम अपने आदमियों को कम कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा अथर्व अडानी का ही होगा और जो गलती हमने पहले किया है वह गलती अब नहीं करना, समझ रहे हो? वह लड़की इतना बोल गार्ड की तरफ देख आगे बोली, तो बताओ तुम और क्या बताना चाहते हो? ये सुन गार्ड बोला, मैम, एंटोनियो काफ़ी दिनों से एक लड़की और एक औरत के साथ घूमते हुए हमने बहुत जगह पर उसे देखा था, जो कि हमने आपको पिक्चर भी दिखाया। वह लड़की जो इंडियन थी और जो उसके साथ औरत थी वह इटालियन ही थी। अब एंटोनियो सीधे अथर्व अडानी के गार्ड का काम कर रहा है, जो देख बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है। गार्ड की बातें सुन टैटू वाला आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह शांत ही रहा। वहीं वह लड़की बोली, तुम और तुम्हारे आदमियों को काम पर लगा दो और बारीकी बारीकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। पहले टाइम लगेगा चलेगा, पर तुम जा सकते हो। उस लड़की के कहने पर गार्ड वहाँ से चला गया और उसके जाते ही उस टैटू वाले आदमी का हाथ पकड़ प्यार से समझाते हुए बोली, बेबी, शांत हो जाओ। हमें जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना, क्योंकि जो गलती हमने पहले किया है अब वह गलती नहीं दोहरा नहीं सकते। अथर्व अडानी पहले से ही पावरफुल आदमी था, पर फ़र्क इतना है कि तब उसके पास दिमाग नहीं था और अब उसके पास दिमाग बहुत है। तो हमें भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा ताकि उसे हमारे आने का खबर भी ना हो। वह लड़की बोल ही रही थी कि टैटू वाला आदमी चीखते हुए बोला, काया काया काया, अगर मैं उस अथर्व अडानी का काया नहीं बदल दिया तो मेरा नाम शनि नहीं। यह सुन काया अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते बड़े प्यार से बोली, शनि बेबी, गोली लगने की वजह से तुम बहुत चिड़चिड़े हो गए हो। तुम्हें पता है ना, कितने महीनों से हम तुम्हें छुपाकर इलाज करवा रहे हैं ताकि उस अथर्व अडानी को पता ना चले, वरना वह तुम्हें कब का ख़त्म कर देता। उसे तो यही लगता है कि तुम मर गए हो, पर हमें पता है कि हमने तुम्हें किस तरह बचाया है। पर अब नहीं, अब हमें सावधान होकर गेम खेलना होगा, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे अगर उसे यह पता चला कि तुम जिंदा हो। काया का इतना कहना कि शनि दांत पीसते हुए बोला, तुमने
मेरे पूरे शरीर पर इतना सारा टैटू क्यों बनवा दिया है? ताकि अथर्व तुम्हें पहचान ना पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके नज़रों में आओ। और हमने जो पहले गलती किया वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बार हम पूरा गेम चेंज करेंगे, समझ रहे हो? जो हमने पहले किया वह हमारा पुराना गेम था, और उसी तरह अगर इस बार किया तो अथर्व चुटकी बजाते हमें मसल देगा। तो इस बार हमें कुछ नया प्लान करना होगा, समझ रहे हो तुम शनि? काया की बातें शनि अच्छे से समझ गया और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। हमें कुछ नया ही प्लान करना होगा ताकि मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूं। उसने मुझ पर गोली चलाया था। दिल तो करता है उसके दोस्त यानी माहिर को ही ख़त्म कर दूं। जब तक उन दोनों की जोड़ी सही सलामत है तब तक वे दोनों बहुत पावरफुल हैं। अगर उन्हें ही तोड़ दिया तो? ये सुन काया बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें उन्हें कैसे तोड़ सकते हैं? वे दोनों सगे भाई तो नहीं है, पर उनका रिश्ता खून से भी ज़्यादा गहरा है। अगर हम उन्हें तोड़ने जाएंगे तो वह हमें तोड़ कर रख देंगे। यह तोड़ने के चक्कर में हमने पहले ही गलती कर दिया है। अब नहीं, हमें कुछ इस बात से अलग सोचना होगा। काया का इन सब में काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलता था। यह बात शनि भी अच्छे से जानता है और उसकी बातों को सहमति देते हुए उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शनि को कुछ याद आया और उसने तुरंत काया का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए अपनी जेब से की निकाला और लॉकर खोलकर उसमें से कुछ निकाला। उसने हाथ में एक पैकेट लेकर काया के पास आया। उस पैकेट को देख काया पूछी, इसमें क्या है? शनि कुछ बोला नहीं। उस पैकेट को खोल उसमें से कुछ तस्वीर निकाला और काया को दिखाते हुए बोला, ये देख रही हो? ये गार्ड ने तस्वीर एंटोनियो का निकाल कर लेकर आया था। तस्वीर को देख तुम्हें कुछ समझ में आया? शनि के हाथ से उस तस्वीर को लेकर काया ध्यान से देखने लगी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शनि कहना क्या चाहता है, और वह बड़े गौर से तस्वीर को देख रही थी। काया अपने कंधे को उचकाते हुए बोली, नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एंटोनियो है, और यह लड़की, और यह औरत, यह तो मैंने पहले भी तस्वीर देख चुकी हूँ। तुम्हें इसमें क्या कुछ नया दिखाई दे रहा है? शनि बोला, नहीं, कुछ नया तो दिखाई नहीं दे रहा, पर जो इस तस्वीर में लड़की है उसके हाथ में जो रिंग है उस रिंग को ध्यान से देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि मुझे कुछ डाउट आ रहा है। काया शक भरी नज़रों से शनि को देखते हुए बोली, मतलब कहना क्या चाहते हो? शनि गहरी सोच में सोचते हुए काया के इर्द गिर्द घूमने लगा और उसे फोटो को इतना गौर से देख रहा था और काया को समझाते हुए बोला, उसके हाथ में जो रिंग है कोई मामूली रिंग नहीं है। यह रिंग रॉयल फैमिली के लोग पहनते हैं, और यह आम सी लड़की पहनकर घूम रही है, वह भी एंटोनियो के साथ। तुम्हें कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा? शनि का इतना कहना कि काया उसके हाथ से तस्वीर ले वह भी ध्यान से देखने लगी, जैसे कि बहुत सारे सवाल उन दोनों के सामने खड़ा हो गया हो, पर जवाब कुछ मिल नहीं रहा। काया उस तस्वीर को ध्यान से देख ही रही थी कि शनि फिर से बोला, तुम जब अथर्व के साथ रिलेशनशिप में थी तो क्या इस लड़की को उसके घर में कभी देखी थी? क्या अथर्व ने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हारे सामने जिक्र किया था? मेरा कहने का मतलब यह है कि लड़की उसकी रिलेटिव है। काया अपने कंधे को उचकाते हुए बोली, नहीं, मैं इस लड़की को कभी नहीं देखी और ना ही अथर्व ने कभी किसी लड़की के बारे में मेरे सामने जिक्र किया था। और उसके रिलेटिव में कोई इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी दिखने में तो नहीं है। अगर उसकी कोई कज़न भी होगी तो वह इतनी बड़ी खूबसूरत तो नहीं होगी। वह तो सिर्फ 2 ही भाई हैं और माहिर को भी कोई सगी बहन नहीं, भाई नहीं। नहीं, फिर ये लड़की कौन हो सकती है? शनि आगे बोला,
तुम्हें नहीं लगता एंटोनियो इस लड़की का देख रेख कर रहा है? अगर यह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तो इस तरह थोड़ी ना इसमें इतनी दूरियां होती, और साथ में इस आंटी को लेकर थोड़ी ना वह घूमता। ये दोनों इस लड़की की प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ समझ में आया तुम्हें? शायद इस लड़की का अथर्व के साथ एंगेजमेंट हुआ हो। शनि की बातें सुन काया अपने दिमाग पर जोर देने लगी, जैसे कि उसे भी बहुत कुछ समझ गया हो, पर उसे पता लगाना मुश्किल हो रहा था। आखिर यह लड़की है कौन? काया आगे बोली, तो तुम ये कहना चाहते हो कि यह अथर्व की? काया बोल ही रही थी कि शनि बीच में टोकते हुए बोला, मुझे यह लड़की अथर्व की गर्लफ्रेंड लग रही है। तुम क्या कहती हो? शनि की बातें सुन काया चौंकते हुए बोली, पर यह कैसे हो सकता? अगर इन दोनों का एंगेजमेंट हुआ होता तो पूरी दुनिया को खबर हो जाता, और मैं बीच में इंडिया से पता भी लगाए। ऐसा तो कुछ भी खबर नहीं है, तो तुम यह कैसे कह सकते हो? शनि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे ऐसा लगता है कि अथर्व इतना जल्दबाजी पब्लिकली नहीं बताना चाहता हो। शायद वह तुमसे अभी भी प्यार करता हो और इस लड़की को अपनाना नहीं चाहता हो। शनि के मुंह से इतना सुन काया अजीब तरह से मुस्कुराने लगी, जैसे कि उसके अलावा इस दुनिया में और कोई ना हो। वे दोनों इसी तरह कुछ देर और बातें किए, पर उन दोनों को इन सब का जवाब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल का काम लग रहा था। पर वे दोनों हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें अथर्व अडानी से बदला जो लेना था। 5 दिन बाद मुंबई। इन 5 दिनों में दिशा को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि माहिर तो था नहीं जो उसे हर घड़ी बेइज्जती करे या ताने दे। अगर दिशा को किसी बात का बुरा लग रहा था तो वह सिर्फ इस बात का कि वह माहिर को देख नहीं पा रही। बाकी चीज़ों का तो उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। नहीं तो वह हर घड़ी माहिर उसे ताने सुनाने में ही लगा रहता था। पर इन 5 दिन उसके कैसे बीत गए उसे भी समझ में नहीं आ रहा। वह आराम से कॉलेज आया जाया करती थी और ऑफिस में भी हर किसी से घुल मिल कर रहने लगी। यहाँ तक कि आर्य भी उसके साथ लंच और टी ब्रेक करने लगा था। माहिर सभी को कहकर गया कि दिशा को कोई परेशान ना करे, और उसके डिपार्टमेंट के हेड को भी बता दिया था कि उसे दिशा के ऊपर ज़्यादा काम का लोड ना दे, क्योंकि उसे स्टडी का भी लोड है। तो हर कोई दिशा को उतना ही काम देता था जितना कि वह कर सके। अगर उसे नहीं होता तो बाकी के लोग उसका काम करते थे। पहली बात तो कोई उसे ज़्यादा काम ही नहीं देता था, और वहाँ पर जितने लोग थे उनमें से दिशा ही कम उम्र की थी, और बाकी के लोग तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर जॉब कर रहे थे। कुछ लोगों का तो उम्र भी काफ़ी ज़्यादा था। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। अथर्व को बिना शगुन के बिना दिन निकालना बहुत मुश्किल होते जा रहा था, और आज वह बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पा रहा। उसका शगुन के साथ वक्त बिताने का बहुत दिल कर रहा था, और अथर्व इस वक्त ऑफिस में बैठा था। वह लगातार शगुन के बारे में सोचे जा रहा था और जल्दी से शगुन को कॉल लगाया। शगुन उसका कॉल रिसीव नहीं की, और वह राशि को कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि राशि इस वक्त ऑफिस में होगी। तो उसने तेजा को कॉल लगाया था। अथर्व का कॉल देखते ही तेजा तुरंत कॉल रिसीव किया। तेजा इस वक्त अपने कमरे में था। अथर्व उसे ऑर्डर देते हुए बोला कि वह तुरंत जाकर चेक करे कि शगुन कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। उसका ऑर्डर पाते ही तेजा तुरंत शगुन के रूम के तरफ बढ़ गया, और जब वह आया तो दरवाज़ा खटखटाने लगा, पर शगुन दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अथर्व लगातार दरवाज़ा बजाता रहा, पर शगुन दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। जो देख तेजा दौड़ते हुए नीचे गया। वह भी परेशान होने लगा कि अचानक से उसकी मैडम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। इसका मतलब कि उसके बॉस ने उसे बहुत बार कॉल किया होगा और उन्होंने कॉल नहीं उठाया, इसलिए वह परेशान होकर अथर्व को कॉल किया।
तेजा नीचे जाकर मैनेजर को डुप्लीकेट की मांगा। मैनेजर ने तुरंत उसे डुप्लीकेट की दे दिया और तेजा और मैनेजर दोनों भागते हुए ऊपर आए और उन्होंने डोर लॉक खोलकर अंदर गए तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। जो देख तेजा तो घबरा गया। मैनेजर भी चारों तरफ देखने लगा। तेजा तो घबरा के सभी तरफ नज़र फेरा और जैसे वह वॉशरूम के पास गया और दरवाज़ा खोलने को हुआ कि उसे समझ गया अंदर से दरवाज़ा लॉक है। वह तुरंत दरवाज़ा बजाने लगा। दरवाजे की आवाज़ सुन शगुन तुरंत अंदर से बोली, कौन है? शगुन का आवाज़ सुन तेजा को राहत मिला और वह उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, शगुन मैम, मैं तेजा हूँ। तेजा का आवाज़ सुनते ही शगुन तुरंत दरवाज़ा खोली। उसे देख तेजा और मैनेजर समझ गए कि वह अंदर नहा रही थी, क्योंकि उसने अभी बाथरोब पहनी थी और सफ़ेद टॉवेल से उसने अपने बालों में लपेट रखा था। जो देखते ही तेजा उसे माफ़ी मांगने लगा। तेजा को देख शगुन बोली, आप अंदर कैसे आ गए? मैंने तो दरवाज़ा बंद रखी थी। तेजा उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी मैम, आप बॉस का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे डुप्लीकेट की लाकर दरवाज़ा खोलना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। अथर्व का नाम सुनते ही शगुन अपनी बड़ी आंखें कर ली और तेजा को देखते हुए बोली, क्या आपके बॉस मुझे 1 घंटे भी मुझे फुर्सत से नहीं रहने दे सकते? अब क्या मैं नहा भी नहीं सकती? उसकी बातें सुन तेजा क्या ही बोली। वह मैनेजर को लेकर अपने कमरे से बाहर चला गया और उसके जाते ही शगुन अपना मोबाइल टेबल से उठा के देखी तो सच में अथर्व के बहुत सारे मिस कॉल आ चुके थे। मैनेजर मैसेज, वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल सब आ गया था। जो देख शगुन तुरंत अथर्व को वीडियो कॉल की। एक ही रिंग गया था कि अथर्व ने उसका कॉल रिसीव कर लिया। अथर्व नाराज होते हुए शगुन से बोला, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जो सुन शगुन बोली, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं अभी नहा कर निकली हूँ। अब क्या मैं आराम से नहा भी नहीं सकती हूँ? आपने बेचारा तेजा को परेशान कर दिया। तेजा की परेशानी को शगुन इम्पोर्टेंट दे रही। जो देख अथर्व बोला, तुम्हें उसकी परेशानी दिखाई दे रहा और मेरी परेशानी? तेजा तो वही है, 2 कदम ही उसे लगा तुम्हारे कमरे में जाने के लिए, पर मैं तो कितना दूर हूँ, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। अथर्व जिस तरह से बोल रहा था मानो कोई समझदार होता तो उसकी परेशानी तुरंत समझ जाता, क्योंकि उसके शब्दों में इतना परेशानी से भरा है, उसके जज्बात, उसके इमोशंस। शगुन तुरंत चुप हो गई और बोली, सॉरी, अगली बार जब नहाने जाऊंगी तो मैं पहले आपको बता दूंगी। अथर्व बोला, इतना लेट क्यों नहा रही हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जो सुन शगुन बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राशि दीदी के जाने के बाद मैं वापस हो गई, इसलिए लेट हो गया नहाने में और मुझे थोड़ा आलस भी आ रहा था। ये सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा तुम्हें आलस भी आने लगा है? मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था, तो तुम इतनी आलसी नहीं होती। अथर्व का इतना कहना कि शगुन तुरंत नज़र उठाकर उसे देखते हुए बोली, अब ये क्या बात हुई कि आप मुझे यहाँ आने नहीं देते? अथर्व बोला, यही कि तुम आलसी होते जा रही हो और मुझे मेरी वाइफ आलसी नहीं चाहिए, तो चलो मैं तुम्हारे अंदर थोड़ी एनर्जी ला देता हूँ। शगुन एकटक उसे देखने लगी। अब इतना दूर रहकर मानो कैसे उसे एनर्जी ला सकता है, वह मन ही मन सोच रही थी। वहीं अथर्व उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। काश पास में होती तो एक झटके में तुम्हारा बाथरोब उतार देता मैं। अथर्व इतना दूर है और उसकी बातें सुन शगुन के पेट में गुदगुदी होने लगा। उसकी बातों से शगुन सिहर उठी। अगर अथर्व उसके पास होता तो वह खुद उसके पास चली जाती। शगुन को चुप देख अथर्व आगे बोला, सच में बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं, मेरा बेड, हम दोनों तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और ये बात सच है। तुम जब भी
नहाती हो तुम्हारी खूबसूरती दुगनी बढ़ जाती। ये तुम्हारे लाल होंठ, तुम्हारा गोरा बदन छूने का मन कर रहा है। अथर्व के ऐसे बोलने से शगुन के बॉडी में अजीब सा मूवमेंट होने लगा, जैसे कि वह भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और धीरे धीरे वह भी पिघल रही थी, जैसे कि उसके भी बॉडी को यही चाहिए। और वह अपने मन में कहने लगी, पता नहीं अगर यह ऐसे ही कहते रहे तो इनका तो कुछ नहीं, पर मेरा। शगुन सोच ही रही थी कि तब तक अथर्व वापस बोल पड़ा, क्या तुम्हारा मन नहीं करता जैसे मेरा करता वह सब तुम्हारे साथ करूं? आज शगुन को भी फ्लर्ट करने का सूझा और वह अपने होंठ दांतों के नीचे दबाते हुए बोली, तो खोल दो मेरा बाथरोब और छू लो मुझे। शगुन का इतना कहना कि अथर्व अपनी नशीली आंखों से देखते हुए बोला, तो अच्छा तुम मेरा टेस्ट ले रही हो? अगर पास होती तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलती। तुम्हें पता है मैं इस वक्त कितना दूर हूँ और मैं तुम्हें छू नहीं सकता, पर जिस दिन आओगी ना उस दिन घी की तरह तुम्हें खा जाऊँगा। तुम मुझे खाना, मैं तुम्हें खाऊंगा। अथर्व के मुंह से ऐसी बातें सुन शगुन के प्राइवेट पार्ट यानी उसके सॉफ्टनेस में हल्का हल्का सा गीला महसूस होने लगा। और यह जब भी ऐसा होता था या अथर्व उसके करीब होता था या जब भी वह उसे टच करता था तभी उसे ऐसा होता था, और आज उसके बातों से भी उसे वही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो हाल अथर्व का था, शगुन को छूना चाहता था, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। अब वही हाल शगुन का भी हो गया। अब वह भी बेकाबू होने लगी थी। अभी तक उसे ऐसा नहीं हुआ था, पर अथर्व की बातों से उसे ऐसा होने लगा। अथर्व जिद करते हुए बोला, शगुन बाथरोब का नोट खोलो। शगुन तुरंत मना करते हुए बोली, मैंने अंदर कुछ पहनी नहीं हूँ और मैं नहीं खोलूँगी। जो सुन अथर्व बोला, मुझे भी पता है कि तुम कुछ पहनी नहीं हो। अगर पहनी भी होती तो मैं उतारने के लिए कहता। तो अच्छी बात है कि तुम कुछ पहनी नहीं हो। अब चलो बाथरोब उतारो जल्दी से, मुझे तुम्हें देखना है। अथर्व का पागलपन देख शगुन बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं उतार सकती। अथर्व अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, तुम क्यों नहीं उतार सकती? क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? प्लीज़ मुझे तुम्हें देखना है, बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने के लिए। अगर अथर्व उसके सामने होता और ऐसा कहता तो अब तक शगुन उतार दी होती, पर वह दूर था क्योंकि इस कमरे में कोई नहीं था और शगुन को बहुत अजीब लगने लगा कि वह अकेले कमरे में बिना कपड़े के अथर्व को फ़ोन पर अपने शरीर दिखाए। वैसे तो वे दोनों पति पत्नी थे, उन दोनों में सब कुछ हो गया था, फिर भी शगुन को बिना अथर्व के होते कपड़े उतारने के लिए अजीब लग रहा था। अगर पास होता तो उसे कुछ नहीं लगता। शगुन हिचकिचाते हुए बोली, आप बहुत दूर हैं, अगर पास होते तो मैं उतार देती। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हो गया, दूर हूँ, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। अथर्व का लगातार शगुन से रिक्वेस्ट करने लगा और उसे मना कर रही थी, पर अथर्व अलग अलग रोमांटिक बातें करते हुए उसे पिघलाने लगा, जो कि शगुन भी पिघल गई और वह धीरे से अपना हाथ कमर पर ले गई और बाथरोब का नोट खोल दी। खोलते ही उसका बाथरोब ढीला हो गया और अथर्व बॉडी से उतारने के लिए कहा। शगुन मोबाइल ड्रेसिंग टेबल के पास पहले रखी और अपने बॉडी से बाथरोब उतार कर नीचे रख दी। बाथरोब उतारते ही अब उसका गोरा बदन अथर्व के सामने था। वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया क्योंकि उसकी आंखों में शगुन को पाने का तड़प जो था वह इतना अंदर से तड़प रहा था कि वह तुरंत उसे अपनी बाहों में ले किस करे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था। आंखें खोल शगुन को देखते हुए बोला, शगुन सच में बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। शगुन को पता
है कि अथर्व इस वक्त कितना दूर है वह सिर्फ कह सकता है, और जिसकी वजह से शगुन भी उसका मजा लेते हुए बोली, तो आप क्यों खुद को सजा दे रहे हैं, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? प्लीज़ आ जाइए ना, मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं भी आपको छूना चाहती हूँ। शगुन का इतना कहना कि अथर्व के शरीर में हीट बढ़ने लगा। जो कुछ देर पहले शगुन का हाल था वही हाल अब अथर्व का होने लगा। वैसे तो अथर्व जब भी शगुन के आसपास होता है उसे अपनी नशीली आंखों से ही देखा करता है। वह हर वक्त उसे प्यार करना चाहता है। अथर्व अपनी जीभ अपने होठ पे फेरा जो देख शगुन को अपनी नज़रें नीचे कर ली। अथर्व का नज़र शगुन के ब्रेस्ट पर होते हुए उसके नीचे नीचे आके रुक गया। अथर्व तुरंत बोला, शगुन कपड़े पहन लो, कहीं मेरी नज़र ना तुम्हें लग जाए। ये सुनते ही शगुन तुरंत बाथरोब उठाकर पहन लिए और जल्दी जल्दी नोट बांधी। अब जाकर उसे कहीं रिलैक्स हुई, पर उसके शरीर में जो हीट बढ़ा है वह अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। यही हाल दोनों तरफ दोनों का था। दोनों प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।